नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यूजीसी नेट की क्वेश्चंस हैं क्योंकि बच्चों ने बोला था मुझसे कमेंट सेक्शन में द रूट लोकस ऑफ अ टिपिकल ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन एज। देखिए, पोलर प्लॉट ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन विल बी, ये आपको दिया हुआ है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन। अब इसमें आप देखिए, इसने रूट लोकस पूछा है। स्टेप क्या है इन दिस रूट लोकस प्लॉट? ओके, ओनली अ सिंगल पोल, ये क्या यहाँ पे क्या है, ओनली अ सिंगल पोल एग्जिस्ट्स एट द ओरिजिन पॉइंट, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। तो हम इसमें पहले क्या निकालेंगे, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो जी एस एच एस, ये तो 1/s हो गया। तो ये जो है टाइप 1 ऑर्डर 1 सिस्टम है। रिप्लेसिंग एस इज इक्वल टू जे ओमेगा, वी गेट जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू 1/j ओमेगा। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका 1/ओमेगा, ठीक है। तो फेज क्या हो जाएगा, एंगल जी एच ऑफ जे ओमेगा, ठीक है। क्या होगा इसका फेज, इसका फेज हो जाएगा -90 डिग्री, ठीक है। तो इट मीन्स कि जब आप ओमेगा की वैल्यू 0 रखते हैं तो एंगल जी एच ऑफ जे ओमेगा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ जी एच ऑफ जे ओमेगा, जब 0 रखते हैं तो इसकी वैल्यू -90 डिग्री है। जब मॉड रखते हैं मैग्नीट्यूड तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैग्नीट्यूड में 1/0 इज इनफाइनाइट। जब इसमें इन्फिनिटी रखते हैं तो 1/infinity इज 0 एंड ये आपका माइनस, ये जो एंगल था ये आपका क्या हो जाएगा -90 डिग्री, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस क्या क्या है, अगर देखा इसका, पहले तो आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना होता है। यू हैव टू कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन, देन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड। आपको स्टेप 2 में क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल निकालना होता है एट ओमेगा इक्वल टू 0, ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी। फिर उसके बाद क्या होता है, इसका पोलर प्लॉट ड्रॉ करना होता है। तो इसका जो राइट आपका होगा आंसर, अगर देखा जाए तो चेक करना ओमेगा इक्वल टू 0 और इन्फिनिटी पे इसकी क्या वैल्यू है। तो इसका राइट ऑप्शन ये है, थर्ड ऑप्शन देखा जाए तो, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या है, -90 डिग्री है, नीचे की तरफ आ रहा है। एंड ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू अगेन -90 डिग्री है। आपका कहाँ होगा, ये 0 होगा, ये 90 होगा, ये -90 होगा ना, तो एरो में इसी साइड जा रहा है ना, ठीक है। तो थर्ड विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम इज गिवन एज। ये क्वेश्चन आए हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको जो भी है इसकी करस्पॉन्डिंग आपको राउथ हेरियट टेबल बनानी होगी। तो क्या होगा, s to the power 4, s cube, s square, s to the power 1, s to the power 0। यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे k है, फिर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अब यहाँ पे 1 - 1/1 कितना हो जाएगा, 0। तो 0, और फिर यहाँ पे 1 इंटू के माइनस, यहाँ पे भी हमें कुछ पता नहीं है तो 0/1 समथिंग, तो ये कितना हो जाएगा, ये k आएगा। तो हम इसको अगेन a मान लेते हैं जहाँ पे 0 आया। अब यहाँ पे हम रखेंगे a माइनस k अपॉन a एंड दिस विल कम आउट टू बी यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे k। तो यहाँ पे आप देखिए, रिप्लेस द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे s स्क्वायर इज 0, क्योंकि यहाँ पे ये 0 आ रहा था। अब इसमें हम a टेंड्स टू 0 प्लस लगाते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रो s1 कितना हो जाएगा, अगर 0 माइनस जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ऑफ रो s, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रो, ये आपका देखेंगे तो ये इन्फिनिटी होगा, क्योंकि 0 है तो 0/0 के रूप में है, तो ये -इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है ये कब होगा, इफ k इज पॉजिटिव एंड इफ k इज नेगेटिव तो इसकी वैल्यू +इन्फिनिटी होगी। इफ k इक्वल टू 0 द सिस्टम, अगर k आपका जो है k पॉजिटिव है तो
अ साइन चेंज, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन चेंज होगा एट रो s टू द पावर 1। और अगर k नेगेटिव है तो सिस्टम आपका क्या होगा, अनस्टेबल होगा, सिंस देयर इज अ साइन चेंज, क्योंकि अगेन साइन चेंज है। जब साइन चेंज होता है तो सिस्टम अनस्टेबल होता है एट रो s टू द पावर 0। अगर आप यहाँ देखो तो hence the system is unstable for all values of k। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the conductivity of a semiconductor depends upon doping density, mobility of charge carriers, length of semiconductor or the shape of the semiconductor। देखिए करंट इन अ मटेरियल, देखिए इसमें जो है आपको पता है कि जो करंट होता है इन अ मटेरियल, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन क्यू ए टाइम्स ऑफ बी डी। एन क्या होता है, कैरियर कंसंट्रेशन, आप इसको चाहे कैपिटल एन भी लिख सकते हैं। क्यू इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, करंट डेंसिटी इज आई अपॉन ए, दैट मीन्स ये हो जाएगा एन क्यू वी डी। जे इज इक्वल टू आपका सिग्मा ई, सिग्मा कंडक्टिविटी होता है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वी डी आपका क्या होगा, म्यू ई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए J is equal to NQVD. In a semiconductor, carriers are of two types, electrons and holes, and both will be contributing to the conductivity. तो हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा is equal to NEQ mu E plus NPQ mu P लिख सकते हैं ना। mu P and mu E is the mobility of hole and electron. तो इलेक्ट्रॉन एंड होल डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन दी डूपिंग डेंसिटी, ये किस पर डिपेंड करता है, डूपिंग डेंसिटी पे। तो कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, एक तो डूपिंग डेंसिटी पे डिपेंड करता है एंड कैरियर मोबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जब आप ये जो इक्वेशन आपने यूज करी, ठीक है, कौन कौन सी इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन और ये आपकी थर्ड इक्वेशन, ठीक है, तो आपका जो है इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जिनर डायोड। देखिए पहली बात तो जिनर डायोड एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज होती है, इट इज यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। स्लोप जो होता है इसका, जो स्लोप होता है V बाय आई, ये पॉजिटिव होता है। फॉरवर्ड वोल्टेज रेटिंग जो जिनर डायोड की होती है सेम होती है नॉर्मल डायोड की तरह। एट रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज टिपिकली अराउंड 5 वोल्ट, शार्प ब्रेकडाउन होता है एट अ रिवर्स वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इसने क्या क्वेश्चन में बोला है कि अ जिनर डायोड has a sharp breakdown at a low reverse voltage, true है, and can be used for voltage regulation. Negative resistance region नहीं होता है and a sharp breakdown at a low forward voltage, ये भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपने बोला कि sharp breakdown कहाँ होगा, at reverse breakdown voltage 5 वोल्ट के करीब, ठीक है, यहाँ पे तब sharp breakdown होता है। ठीक है, अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ भी करेंगे ऐसे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, फॉरवर्ड करंट होगा, यहाँ पे रिवर्स करंट होगी, यहाँ पे VF होगा, यहाँ पे माइनस VZ होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ये फॉरवर्ड रीजन हो जाएगा और ये आपका जिनर रीजन होगा, ये होगा आपका जिनर ब्रेकडाउन रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये होगा आपका IZ मिन, और ये पॉइंट जो होगा माइनस VR होगा, ये आपका पॉइंट प्लस VF होगा। ये है फॉरवर्ड बायस रीजन, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 0.3 to 0.7 वोल्ट, तो फॉरवर्ड वोल्टेज हो गया। ये आपका कांस्टेंट जिनर वोल्टेज हो गया। ठीक है, ये पॉइंट जो है इसका ये IZ मैक्स हो गया। ठीक है, तो यानी कि शार्प ब्रेकडाउन इसका जो है कहाँ है, शार्प ब्रेकडाउन इसका कहाँ होगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज 5 वोल्ट पे। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो पॉइंट सही होगा B एंड C ही करेक्ट होगा।
ये क्वेश्चंस आते हैं, ये नेट में आए हुए हैं, ये नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ, तो इसका शार्प ब्रेक डाउन एट अ लो रिवर्स वोल्टेज पे होता है, मतलब 5 वोल्ट पे। लो फॉरवर्ड वोल्टेज पे इसका शार्प ब्रेक डाउन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ सीरीज आरएलसी सर्किट, मतलब इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सम स्टेटमेंट्स आर गिवन। फॉर अ सीरीज आरएलसी सर्किट द करंट इज मैक्सिमम। Yes, Z is equal to R plus J of XL minus XC। XL क्या है? ओमेगा L है। XC क्या है? 1 by ओमेगा C है। तो जब आप मैग्नीट्यूड लोगे तो इसकी वैल्यू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होगा। करंट कितनी होगी? V by mod Z। एट रेजोनेंस क्या होगा? XL is equal to XC, ठीक है, resulting in the net impedance to be minimum, ठीक है। This eventually results in flow of maximum current, जिसकी वजह से maximum current होगी। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ कैसा आता है इसका, ऐसा ग्राफ आएगा ना कुछ, ये IM है, ये IM by √2 है, ये ओमेगा आर है, ये ओमेगा 1 है, ये ओमेगा 3 है और ये ओमेगा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू है। तो इसने जो क्वेश्चन में पूछा है, सीरीज का पूछा है कि द करंट इज मैक्सिमम, तो आपका ये क्वेश्चन सही, ये स्टेटमेंट सही है। वोल्टेज अक्रॉस सी इज मिनिमम, नहीं, ये गलत है, क्योंकि I इज इक्वल टू, ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये Z मिनिमम होगा। तो यानी कि इसमें क्या होता है, इम्पिडेंस मिनिमम होगा ना, करंट मैक्सिमम होती है। तो इसका जो क्या बोलते हैं, नेट इम्पिडेंस होगा, मिनिमम होगा। ये स्टेटमेंट सही नहीं है कि आपका जो है जो ये वोल्टेज है ये आपका मैक्सिमम होगा। करंट इज मिनिमम, ये गलत है, करंट तो मिनिमम होती ही नहीं है, करंट मैक्सिमम होती है सीरीज में, ठीक है। एंड इसमें फॉर अ पैरेलल आरएलसी सर्किट द टोटल इम्पिडेंस इज मैक्सिमम, ये सही स्टेटमेंट है। कैसे होता है मैंने आपको बताया भी था। जैसे आपने ये निकाला है तो आपका देखो y इज इक्वल टू जी हो जाएगा, r का क्या होता है 1/r इज इक्वल टू जी होता है, तो g प्लस जे ऑफ XC माइनस 1/XL, यही होता है ना। तो एट रेजोनेंस जो ये इमेजिनरी पार्ट होगा ये 0 हो जाएगा, रिजल्टिंग इन अ मिनिमम वैल्यू ऑफ एडमिटेंस। तो z इज इक्वल टू 1/y, तो इम्पिडेंस विल बी मैक्सिमम एट रेजोनेंस फॉर पैरेलल आरसी सर्किट, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो A एंड D होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर द हाइब्रिड पैरामीटर्स। देखिए H11 इज कॉल्ड इनपुट इम्पिडेंस विद आउटपुट शॉर्ट सर्किटेड। पहले तो आपको इक्वेशन लिखिए, V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2, I2 इज इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2। अब आप इसमें निकाल के देखिए, H11 क्या है, V1/I1 एट V2 इक्वल टू 0, तो ये क्या है, इनपुट इम्पिडेंस है। H21 इज इक्वल टू I2/I1 एट V2 इक्वल टू 0, तो ये आपका क्या है, H21, ये आपका करंट गेन का है, ये आपका करंट गेन है। जो आपका H12 है ये V1/V2 I1 इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनवर्स वोल्टेज गेन, इनवर्स वोल्टेज गेन, ठीक है। एंड H22 क्या हो जाएगा आपका, H22 I2/V2 एट I1 इक्वल टू 0 आउटपुट एडमिटेंस। तो यानी कि इसमें से जो सही स्टेटमेंट होगा वो होगा, एक तो D सही है, इट इज आउटपुट एडमिटेंस। H12 क्या वोल्टेज फीडबैक रेशियो है, नहीं, इनवर्स वोल्टेज गेन है, ये गलत है। H21 करंट गेन है, यस ये ट्रू है विद आउटपुट शॉर्टेड। H11 इनपुट इम्पिडेंस है विद आउटपुट शॉर्टेड, ये ट्रू है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ABD सही है, तो ये थर्ड ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली इसमें क्वेश्चन ही नहीं लिखा है, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। क्वेश्चन है कि कैपेसिटेंस ऑफ ए रिवर्स बायस्ड PN जंक्शन। देखिए यहाँ पे आप देखिए, आपको पता है कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई D होता है, ठीक है। जब रिवर्स बायस इंक्रीज होता है, व्हेन द रिवर्स बायस इंक्रीजेस, तो जो आपकी डिप्लीशन रीजन विड्थ होती है ये भी
डी ये इंक्रीज होती है, ये इंक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस कम होगा, जब डी इंक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, तो इट मींस कैपेसिटेंस ऑफ ए रिवर्स बायस जंक्शन डिक्रीजेस एज रिवर्स बायस इज इंक्रीज्ड। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो होगा सेकंड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर मेकिंग एन ऑसिलेटर सर्टेन कंडीशंस आर टू बी मैच इन एन एम्पलीफायर। क्या होता है एम्पलीफायर में, क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक होता है। ठीक है, जैसे ये एम्पलीफायर है आपका, यहाँ पे आपने इनपुट वोल्टेज दिया, यहाँ पे आपका आउटपुट वोल्टेज गया, ये फीडबैक है। ठीक है, यहाँ पे V आउटपुट क्या है, ये आउटपुट है, एंड V इनपुट क्या है, ये इनपुट है, ये नॉइज है आपका। ठीक है, तो गेन क्या होगा, V आउटपुट अपॉन V इनपुट इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस A बीटा। तो ये आपका बीटा है, फीडबैक फैक्टर। A इज द एम्पलीफायर गेन, बीटा इज द फीडबैक फैक्टर। जब मॉड ऑफ A बीटा 1 है तो आपका एम्पलीट्यूड जो है साइनसॉइडल आउटपुट का वो कैसा है, कांस्टेंट है। जब मॉड ऑफ A बीटा लेस देन 1 है तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज विथ टाइम, एम्पलीट्यूड विल डिक्रीज विथ टाइम एंड विल डिसअपीयर, ये डिसअपीयर भी हो जाएगा। एंड थर्ड, when mod of A beta is greater than 1 then amplitude increases with time and then it becomes constant. तो oscillator में oscillations occur without any input, this you all know. A small noise signal is enough to trigger the oscillations. मतलब oscillator में कोई भी एक small noise signal is enough to trigger the oscillations. जब mod of A beta 1 होता है तो आपको पता है कि in that case perfect oscillations occur होते हैं, perfect oscillations take place. तो एंगल बीटा इज A बीटा इज इक्वल टू 0 और 360 डिग्री, तो इसको हम बार्कहाइसन क्राइटेरिया बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पॉजिटिव फीडबैक, नॉइज सिग्नल एंड बार्कहाइसन क्राइटेरिया। दैट मीन्स इसने बोला ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। किसी भी ऑसिलेटर को बनाने के लिए पॉजिटिव फीडबैक चाहिए, बार्कहाइसन क्राइटेरिया जिसमें मॉड ऑफ A बीटा 1 होना चाहिए, एंगल A बीटा 0 और 360 डिग्री होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन ऑफ परफेक्ट ऑसिलेशंस। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। अभी के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं। टिल देन इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।